हेलो गाइस, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने लेयर्स के नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर बात की, उनके कलर्स को वायरफ्रेम मोड में चेंज करने की बात की और हमने विजिबिलिटी और हाइड एंड अनहाइड को कंट्रोल किया। पार्ट 3 में हम लेयर्स के और दूसरे फीचर्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ और सिर्फ लेयर्स को असाइन नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स के साथ, बल्कि अगर आप चाहें तो अडोबी फोटोशॉप की और अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की लेयर्स की मैनेजमेंट की तरह से आप इन लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं वो लॉक हो जाएंगे और वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप कोई और ऑपरेशन कर रहे हैं और एक्सीडेंटली आपका वो ऑब्जेक्ट जिसको कि आपने फिक्स किया हुआ है वो हिल जाता है अपनी जगह से, तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। बट यू कैन मेक इट सेफर कि आप उस लेयर को लॉक कर दें या आप उस लेयर को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि कभी कभार उस ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस चाहिए होता है और आपको ये भी डर होता है कि कहीं ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल ना जाए, एक्सीडेंटली आपके माउस आपके कर्सर की वजह से इसके अंदर कोई चेंजेस ना आ जाएं। आप कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर रहे हैं और गलती से अगर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, आप इफेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट भी उस सिलेक्शन में आ गया, आपसे सिलेक्शन में गलती हो गई, तो वो इफेक्ट उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा एंड यू मूव ऑन। आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा। तो उस लेयर में आप उस लेयर को, अगर आप ये तीसरा बटन यहाँ पर देखें, पी को अभी इग्नोर कर दीजिएगा, इसका ताल्लुक एनिमेशन से, इसके ऊपर हम बाद में किसी ट्यूटोरियल के ऊपर बात करेंगे, अभी आपका इससे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर अगर आप आए तो फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर लेयर है, ये वी जो लिखा हुआ है ये विजिबिलिटी है, लेकिन इसके साथ ये जो बटन आपको नजर आ रहा है ये इस वक्त एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पर एक दफा प्रेस कर दूं तो टी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। टी का मतलब है थॉ, THAW। ये 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर आपको क्लियरली वहां पर नजर आएगा, वहां पर ऑब्जेक्ट को थॉ कर देते हैं। थॉ का मतलब है फ्रीज, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्रीज हो जाता है। ऑब्जेक्ट फ्रीज होता कैसे है कि ऑब्जेक्ट सीन में मौजूद होता है लेकिन ग्रेइश वायर फ्रेम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस सिलेंडर को देखें तो ये ग्रेइश वायर फ्रेम इस वक्त हुआ है। इसी तरह से अगर मैं स्फेयर को देखूं, अगर यहां पर भी मैं एक दफा प्रेस कर दूं तो वो भी थॉ यानी कि फ्रीज हो गया। इसी तरह से लेयर 2 जो है वो उसका हमने नाम नहीं दिया था, ये हमारे क्यूब की थी। यहां पर भी टी प्रेस कर देता हूं और यहां पर भी टी प्रेस कर देता हूं, तो ये सब के सब फ्रीज हो चुके हैं और अब ये सेलेक्ट नहीं होंगे। तो अगर मैं इनको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो देखिए प्लेन सेलेक्ट हो रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट सब सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये ग्रे वायर फ्रेम मोड में इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मोस्टली ऐसा होता है कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर भी लगा हुआ होता है और आप इस सूरत में टेक्सचर को नहीं देख सकते। उस वक्त आपको क्या करना होगा, आप एक दफा प्रेस करते हैं, ये टी प्रेस हो जाता है और थॉ स्टेट के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ये डिस्टर्ब तो नहीं होगा अपनी जगह से, लेकिन अगर आपने इसको दोबारा प्रेस कर दिया तो ये बॉक्स आपका वापस अपने वायर फ्रेम मोड में आ जाता है। अगर मैं 5 प्रेस करता हूं तो आप देखें शेडेड मोड में मैं आ गया, बाकी सब के सब फ्रीज हुए हुए ग्रे वायर फ्रेम मोड में। और ये सिलेंडर जो है जिसके ऊपर अब आर प्रेस हो गया है, आर मीन्स रेफरेंस, यानी कि ये रेफरेंस फ्रीज हो गया है। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर है, इसके ऊपर लाइट है, तो वो भी आपको विजिबल होगी और ये शेडेड मोड में भी होगा। लेकिन अब भी आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ, तो इन तीनों को, चारों को मैंने रेफरेंस कर दिया, चारों के चारों शेडेड मोड में आ चुके हैं, लेकिन अब ये सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर इनके ऊपर टेक्सचर मौजूद है तो वो टेक्सचर आपको नजर आएगा। आप उसको रेफरेंस लेके, जब भी इसको रेफरेंस कहते हैं, उसको रेफरेंस लेके अपना बाकी काम कर सकते हैं। यानी कि आपने इस ऑब्जेक्ट को अलाइन किया हुआ है और आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इसके साथ अलाइन कर रहे हैं, आप टेक्सचर भी देखना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि एक्सीडेंटली इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई मूवमेंट ना हो, तो आप उस सूरत में इसको रेफरेंस कर देते हैं और जब जी चाहे आप रेफरेंस से इन ऑब्जेक्ट्स को हटा सकते हैं। अब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, आप विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को और जब जी चाहे आप वापस इनको लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा इसी तरह से लाइट के लिए भी है। और ये याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट किसी लेयर में असाइन हो चुका है और आपने उस लेयर को इनविजिबल कर दिया, यानी कि वी प्रेस कर दिया,
तो आपको ये खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब आप रेंडरिंग में जाएंगे तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट अब रेंडरिंग में नहीं मिलेगा आपको। ये ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं होगा, माया अज्यूम कर लेगा कि आपने इस ऑब्जेक्ट को हाइड किया हुआ है। दूसरे ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेयर्स में सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप सिलेंडर लेयर के ऊपर जाएं, लेफ्ट क्लिक करें और फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद, लेयर को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, तो लेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जो कि इस वक्त आपका सिलेंडर था जो कि हाइड हुआ है। मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया और इस ऑब्जेक्ट को लिया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया। याद रखिएगा माया में जो लास्ट सिलेक्शन होती है वो हमेशा ग्रीन होती है, यानी कि अगर फर्ज कीजिए मैं स्फीयर को सेलेक्ट करता हूं और फिर क्यूब को सेलेक्ट करता हूं, लास्ट सिलेक्शन मेरे पास क्यूब है इसलिए वो ग्रीन है। और फिर मैं लेयर 1 में गया, इस लेयर को देखिएगा, लेयर 1 में गया और लेयर 1 में मैंने जाकर का ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो उसने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। आप पूरा का पूरा सीन जो है वो एक लेयर में ले जा सकते हैं। इट डजंट मैटर, जितने ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सब के सब इस लेयर में आ सकते हैं। अब देखिए मैं वी को प्रेस करूंगा तो मेरे पास टॉरस पहले से सेलेक्टेड था इस लेयर में, और अब क्यूब और स्फीयर भी उसका सब बन गए, लिहाजा ये तीनों उस लेयर के अंदर चले गए और मैं चाहूं तो उनको रेफरेंस भी कर सकता हूं। दूसरी चीज ये कि ये जो दो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट करके उसको ऊपर मूव कर सकते हैं और नीचे मूव कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेंडर लेयर मौजूद है, मैं इसको नीचे लेकर चला जाता हूं तो वो अपना ऑर्डर चेंज कर देगी। दैट्स इट। ये सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो गाइज इस ट्यूटोरियल के लिए फिलहाल इतना ही। हमें इस वक्त लेयर्स के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है अपने आगे काम करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट लेयर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो उसके बाद आप अपनी फाइल को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पिवट पॉइंट का है। अगेन मैं यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है। उमूमन माया में 12 से लेके 15 कॉन्सेप्ट्स हैं, बल्कि हर 3D सॉफ्टवेयर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बेइंतहा ज़रूरी है किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में, चाहे वो 3D स्टूडियो मैक्स हो, ब्लेंडर हो, माया हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो। उस सॉफ्टवेयर में आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, मैं बिलीव मी और नॉट, आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर तो काम नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो 2D सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और एडोबी फोटोशॉप, उनमें भी यही कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं एक दूसरे जाविये से, लेकिन जो उनका कोर है वो यही है। इसीलिए बहुत सारे लोग 3D पर जब काम नहीं कर पाते तो उनके एक्सक्यूजेस कुछ और होते हैं। असल में वजह यह कि उनके ये कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होते और हमेशा देर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में लगती है, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं जो कि आगे आएंगी। तो मैं आपको उस स्टेज के ऊपर पहुंचा दूंगा जिसमें कि आप खुद चीज़ों को समझने लगेंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इनके ऊपर बहुत जोर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लेयर्स के ऊपर भरपूर काम करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझसे सवालात कर सकते हैं अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पिवट पॉइंट इन माया। स्टे ट्यून्ड।